नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया, जिस पर सदन में चर्चा जारी है। दोपहर 12 बजे बिल पेश होने के बाद चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से इसे बढ़ाने की बात भी कही गई। जाहिर है कि चर्चा के बाद वोटिंग होगी। हमारा आज का पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और सवाल यह है कि लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में सरकार की क्या दलीलें हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश करने के बाद बिल को लेकर तमाम बातें साफ की। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो ठप्पा लगाती थी। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल तय समय के मुताबिक दोपहर 12 बजे सदन में पेश कर दिया गया। कि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ इस अंदाज में वक्फ संशोधन बिल से सदन को रूबरू कराया। जाहिर है कि सरकार ने इस बिल को लेकर अपनी अच्छी मंशा बताने की कोशिश की। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। हालांकि मुस्लिम समाज का एक तबका इसके समर्थन में, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां एकजुट हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक इसके विरोध में है। वक्फ बिल पेश होने से पहले सत्तापक्ष और विपक्ष ने अहम बैठक भी की और अपनी अपनी रणनीति तय की। इस विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया, ताकि वोटिंग के समय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के नेता अपनी अपनी बात रखते नजर आए। कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए किरण रिजिजू ने जेपीसी के सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि इस बिल को लेकर जितनी चर्चा हुई वो देश के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुई। रिजिजू के मुताबिक 284 डेलीगेशन ने अलग अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। पॉलिसी मेकर्स और विद्वानों ने भी कमेटी के सामने अपनी बात रखी। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Musliman Waqf Repeal Bill 2024। जो कमेटी इस बार दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से, सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। रिजिजू ने गरीब मुसलमानों के हित में वक्फ बिल लाने का दावा करते हुए विपक्ष के विरोध को लेकर भी सवाल उठाए, तो वहीं विपक्ष से चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर वार किया। वहीं अपनी बारी में एनडीए की ओर से रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो
उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? सर, इस परेशानी की मैं वजह समझता हूं और अब मैं इस परेशानी की वजह पर आ रहा हूं। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप। इसी तरह वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसद जहां बिल के समर्थन में अपनी बात रखते रहे तो विपक्षी सांसद विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ बिल को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और इसके समर्थन और विरोध में तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। सरकार पर यहां तक आरोप लगाए कि ये वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश है। आज का दूसरा सवाल भी यही है कि वक्फ बिल को लेकर क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसका भी जिक्र किया और साथ ही बताया कि बिल की हकीकत क्या है। जब भी पास कीजिए इस बिल को, अब ये जो अधिकार है, सरकार संसद में जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिल के समर्थक इसे मुस्लिमों के हित में बता रहे हैं तो विरोधी तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहाँ पर गलत कैसे हो रही है। वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा। बोर्ड हमारा, संपत्ति हमारी, और हमारे ऊपर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। सब हमसे ये आप संख्या बल के आधार के ऊपर हमें बुलडोज कर रहे हो। हम कोर्ट जाएंगे अगर आप यहाँ बुलडोज करोगे। मेरी हिम्मत को तो सराहो। यानी साफ है कि कहीं न कहीं सरकार पर मुसलमानों की संपत्ति छीनने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल का मकसद वक्फ की संपत्ति को व्यवस्थित करना है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं। ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालीज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। वक्फ पे यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा है कि वक्फ पे यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। इस तरह का ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। बार बार वक्फ बिल को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।
मसलन इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि संपत्ति हड़पना नहीं बल्कि उसको व्यवस्थित कर उसकी रक्षा करना इस बिल का उद्देश्य है। इस कानून के बनने से वक्फ संपत्ति पर फर्जी दावे होंगे, लेकिन सरकार कहती है कि संपत्ति से नाजायज कब्जा हटेगा और जमीन को असली वारिसों के हवाले किया जाएगा। ये भी शक जताया जा रहा है कि कानून में बदलावों से मस्जिद मदरसों की जमीन छिन जाएगी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसा कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिहाज से हो रहा है। कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा कि वक्फ पे यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे। ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है, इस तरह का कई जगह में बोला है। क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है, ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते। मेरा जात का ही होना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क आप थोड़ा गहराई से सोचिए। सरकार की ओर से वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ये भी क्लियर कर दिया गया है कि सेक्शन 40 को हटाने का मकसद क्या है। जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि ये गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने का काम किया जा रहा है, न कि संपत्ति हड़पने के मकसद से ये बिल लाया गया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के हक के खिलाफ करार दिया। कांग्रेस ने तो बिल लाए जाने पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या सवाल उठाए? विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों का गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमिटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए।
वक्फ बिल के विरोध के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या वाकई ये मुसलमानों के हितों के खिलाफ है? इस बिल के समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो विरोध को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बिल को लेकर विवाद के क्या हैं अहम मुद्दे और क्या बदलाव होगा। तो आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सवाल ये है कि वक्फ बिल का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर विरोध के स्वर ज्यादा मुखर हो रहे हैं, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। सरकारी संपत्ति पर दावे की जांच होने को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। अब जमीन का जो इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ उसके आधार पर संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। कानून बनने से वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। अब ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम नहीं होगा। ये तो विरोध की अहम वजह है, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि वक्फ बिल के कानून बनने से क्या बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड की ताकत पहले जैसी नहीं रह जाएगी, यानी कि कम होगी। जमीन पर मौजूदा वक्फ की तरह दावा करना आसान नहीं होगा। दान में मिली जमीन की वक्फ बोर्ड की होगी। वक्फ के असीमित अधिकार पर अंकुश लग जाएगा। सारी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज होगी। गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। रेवेन्यू, सिविल और हाईकोर्ट में अपील करना अब संभव होगा, न कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा खत्म होने के बाद वोटिंग होगी। बिल के समर्थन में अगर बहुमत मिलता है तो फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा है कि संसद के संख्या बल के हिसाब से वक्फ बिल पास होने की कितनी उम्मीद है। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद ही ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसके बाद बिल को कानूनी रूप मिल जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार सदन में चर्चा चल रही है और दोनों सदनों से इस बिल को पारित कराया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा में टोटल नंबर जो है वो 543 है, यानी कि अगर आपको कोई बिल पास कराना है तो आपके पास सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए और अभी की स्थिति के हिसाब से 271 जो है वो समर्थन में वोट पड़ने चाहिए, तभी बिल जो है वो पारित हो जाएगा। अब सरकार की बात करें तो एनडीए के पास इस वक्त 293 सांसदों का समर्थन है, वहीं इंडिया अलायंस जो है उनके पास 245 सांसदों का समर्थन है और इसके अलावा अन्य जो है 11 है, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा संख्या इस वक्त सरकार के पास है। और सूत्रों की माने तो सरकार का ये मानना है कि कई ऐसे सांसद जो विपक्ष के हैं वो भी इस विधेयक के समर्थन में वोट कर सकते हैं, यानी कि आंकड़ा 300 पार भी जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, क्योंकि लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा की कुल संख्या सांसदों की 245 है। इसमें से जो मेजॉरिटी है वो 118 है, यानी कि आपके पास 118 होने चाहिए तभी बिल जो है पारित हो पाएगा। सरकार के पास इस वक्त अच्छा खासा समर्थन है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जितनी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, जो बिल पारित कराने के लिए जितने सांसदों की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा सरकार के पास है। वहीं विपक्ष भी इस बार नंबर गेम में पीछे है, इनके पास सिर्फ 88 सांसदों का समर्थन है। अब लोकसभा से पारित होने के बाद कल राज्यसभा में भी पारित होने की उम्मीद है और एनडीए सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि दोनों सदनों से पारित कराने के बाद इस बिल को कानून का रूप दिया जाए और दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगी तो उसके बाद ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में सियासी स्तर पर तो जबानी जंग चली रही है, लेकिन बिल को लेकर कहीं खुशी भी देखी जा रही है और कहीं विरोध के स्वर भी हैं, यानी कहीं कहीं प्रदर्शन भी हो रहा है। और आज का छठा सवाल भी यही है कि वक्फ बिल को लेकर क्या है आम मुसलमानों की राय। आगे जो हम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उससे आम मुसलमानों की राय का आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए देश में बदलाव लाने की बात कह रही है उस पर सियासी जमातें अपने अपने हिसाब से समर्थन और विरोध कर रही हैं। लेकिन इस बीच आम मुस्लिम बिल को लेकर क्या सोचते हैं ये जानना भी जरूरी है। हालांकि इसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम वाली तस्वीर दिखती है।
बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो वक्फ बिल के समर्थन में खड़े हैं और खुले दिल से इसका समर्थन करते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही कहीं ढोल बजाकर तो कहीं मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जता रहे हैं लोग। वक्फ बिल को लेकर भोपाल में अपनी खुशी का इजहार करने वाले लोग क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। जो संसद में पेश हुआ है उसे लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ बिल पेश हो गया, आप मुंह मीठा करा रहे हैं, आपको ऐसा क्या दिखाओ भारी पास भी होगा, हमने पहले ही मिठाई गिरा दिया। वक्फ बिल को लेकर कुछ लोगों ने कहा है कि वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल होगा। इस जमीन पर अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेगा, जहां उनके बच्चे पढ़ सकेंगे। 70 साल से कांग्रेस की सत्ता रही यहाँ पर और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। और वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस तरीके से हड़पी गई, वक्फ बोर्ड क्या है, हमारे देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और बताइए क्या फायदा महिलाओं को मिला? महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। शिक्षा, किसी विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए पैसा नहीं तकसीम किया गया, न किसी की बेटी को क्या कहते हैं पढ़ाने के लिए, यूएस भेजने के लिए कोई पैसा वक्फ बोर्ड से तकसीम नहीं किया गया। करते क्योंकि वक्फ बोर्ड तो इनके पास था ना, इन्होंने ही तो 65-70 साल से यूज किया है। इन्होंने किसके हाथ में कुरान और किसके हाथ में जो कंप्यूटर देने, ये भी एक मोदी जी का ही नारा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो आज वो साकार होने जा रहा है और मोदी जी ने जो कहा है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया। और रही महिलाओं की बात, महिलाएं अभी आप देखिए दिल्ली में पिछला चुनाव अभी होता है। वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल और मुंबई में मुसलमानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल पेश होने की खुशी में मिठाई खिलाकर और सेवई खिलाकर जश्न मनाया गया। तो वहीं अहमदाबाद, लखनऊ समेत कई जगह लोगों ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन। दरअसल वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की संपत्ति से जुड़ा बोर्ड है, इससे मुस्लिमों का ही लेना देना है। ऐसे में कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये जो भी वक्फ एक्ट है उसमें ये लोग 44 अमेंडमेंट लेके आए और शायद हो सकता है 10-12 उसमें से निकाल भी दें, लेकिन मोर देन 36 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे वक्फ एक्ट को नष्ट करने वाले हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जो वक्फ फॉर यूजर्स की जो बात है निकालने की, वो हमारा विरोध है। और दूसरा जो वक्फ के बोर्ड के मेंबर के अंदर जो मुस्लिम सभ्यों के अलावा दूसरे सभ्य लेने की बात धर्म की, उसका विरोध है। और जो वक्फ की मिल्कत की जो अगर कोई उसमें वो करता है कि भाई ये वक्फ की मिल्कत नहीं है, तो उसके अंदर कलेक्टर को मतलब जो सत्ता दी गई है उसका हमारा विरोध सर्वेयर को देनी चाहिए। और जो वक्फ की बाय यूजर्स है वो यूजर्स में वक्फ की ही लेनी चाहिए, ये हमारा विरोध है। और वक्फ है, वो वक्फ तो क्या मालिकी की जगह होती है, वही वक्फ कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भाई रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास मिलकत है ज़्यादा में ज़्यादा, तो उन लोगों का मतलब कि ये यूज़र को मतलब के जो लाएँ और सेक्शन 25 के अंदर सब बंधारण में अपने को फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन ये लोग क्या मिसगाइड करते हैं लोगों को। और जो आप क्यों मानते हैं कि ये मुस्लिमों के विरोध में रहेगा? क्यों ये मुस्लिमों के हित में नहीं है? मुस्लिमों के हित में इसके लिए नहीं है कि वो भाई ये क्या ऐसे प्रचार करते हैं कि भाई जिस मिल्कत को हाथ लगा दिया वो वक्फ की हो जाती, मगर ऐसा है नहीं। जाहिर है कि इस बिल को लेकर आम मुस्लिमों की राय भी बटी हुई नजर आ रही है। भोपाल से रविशपाल सिंह, दिल्ली से जितेंद्र सिंह और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्फ संशोधन बिल अगर संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इस बिल के विरोध में उठ रही आवाजों को लेकर हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये है कि क्या वक्फ बिल के कानून बनने के बाद कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इसे? कानून के जानकार इसको लेकर क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। साधारणतः सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी पॉलिसी या किसी भी नियम में, किसी भी संशोधन में जो हस्तक्षेप नहीं करता है। उसके कारण है क्योंकि उनका अपना एक कार्यप्रणाली है, जुडिशरी की अपनी कार्यप्रणाली है। लेकिन जब संविधान के मूल ढांचे पे किसी भी तरीके से संसद द्वारा बनाए गए नियम कानून से ये लगता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि उस पे जो है हस्तक्षेप करें। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता है बातचीत का कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः अधिकार है किसी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या कानून को रिव्यू करने का। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।